हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट टेक्निकल एकेडमी लखनऊ में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पांडे। स्टूडेंट, मैं आप लोग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, ठीक है ना, इसके मदद से या इसकी हेल्प से मैं क्या क्या सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं आपको 3 सब्जेक्ट जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे यहां डिटेल में, ठीक है ना। वो सब्जेक्ट मैं बता दूं कौन कौन से मैं पढ़ाऊंगा। पहले हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से, फिर मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिकल मशीन। और फिर जब इलेक्ट्रिकल मशीन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे पावर सिस्टम। पावर सिस्टम, ठीक है ना। तो मैं देखो ये एक्चुअली में देखो तो अगर आप देखो बेटा, चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, या अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, या आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, या एई की तैयारी कर रहे हैं, या आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप 12th के भी स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो ये जो पहला सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो अभी मैं ये कह रहा हूं कि मैं अभी आज से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहा हूं। जब इसको मैं कंप्लीटली खत्म करूंगा, कंप्लीटली खत्म करने का मतलब इसके पूरे थ्योरी, पूरे कॉन्सेप्ट जितने हैं, और साथ ही साथ जितने कॉन्सेप्ट हैं उनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके जेई से रिलेटेड हैं या एई से रिलेटेड हैं, वो सब मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो जब ये ओवरऑल सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम इलेक्ट्रिकल मशीन को भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और ठीक उसी तरह पावर सिस्टम को भी पूरा डिटेल में पढ़ना है। मतलब कुल मिला के जैसे ऑफलाइन क्लासेस में हम पढ़ाते हैं, ठीक वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ाएंगे हम, और कोई भी एक पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा। इत्मीनान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो ये दोनों सब्जेक्ट तो जब हम बेटा पढ़ाएंगे तब हम उस दिन बात करेंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट हमें पढ़ना है। फिलहाल हम देखते हैं कि सर आज जो आप सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे मीन्स, एक मिनट, ठीक है। तो ये है कि आज सर जो आप सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कहने का मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इसमें आप हमें क्या क्या टॉपिक कवर कराएंगे, ठीक है ना। तो मैं बता दूं क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे डीसी नेटवर्क। अब डीसी नेटवर्क में, अच्छा पहले देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या कंटेंट है। जैसे इसमें देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज है, कोई पार्टिकल या कह लीजिए फंडामेंटल क्वांटिटी जिसे कह लीजिए, चार्ज होता है, ठीक है ना। और पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास एक प्रॉपर्टी है जिसे हम चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और चार्ज ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज हैं। तो इसलिए इसमें हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें जानेंगे, कितने टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। मतलब इतनी सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। मटेरियल कितने टाइप्स के हैं, ये सारी चीजें। डीसी नेटवर्क में हम केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ सोर्स, और जितने भी थ्योरम्स आपके हैं, ठीक है ना, थेवेनिन नॉर्टन, ये सब डीसी नेटवर्क में पढ़ते हैं। इसके बाद जब ये कंप्लीट होगा तो फिर हम पढ़ेंगे एसी फंडामेंटल। अब एसी फंडामेंटल में क्या होता है भाई, इसमें देखेंगे जनरेशन ऑफ एसी सप्लाई। फिर इसमें देखते हैं भाई एसी वोल्टेज क्या होता है, एसी करंट क्या होता है, आरएमएस, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं सिंगल फेज एसी सर्किट। सिंगल फेज एसी सर्किट में जैसे प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, आरएल, आरसी, और फिर इसी में आरएलसी सर्किट पढ़ना, सीरीज पैरेलल सर्किट पढ़ना, फिर रेजोनेंस पढ़ना, ठीक है। सारी चीजें इसी में हम कंप्लीट करते हैं। बैंड वेट, क्वालिटी फैक्टर, ये सब। ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम पढ़ेंगे 3 फेज एसी सर्किट। इसमें आप देखेंगे 3 फेज में थोड़ा सा अगर आप लोग याद हो, जैसे स्टार डेल्टा कनेक्शन,
ठीक है ना। इन सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। फिर इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस। ट्रांजिएंट एनालिसिस, क्योंकि आप एग्जाम में अगर हम जेई की बात करें तो डीसी ट्रांजिएंट एनालिसिस आता है, तो इसमें हम पूरा देखेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, डिस्चार्जिंग, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो आज अब हम चालू कर रहे हैं। पहला जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में लिख दे रहा हूं ऊपर, सब्जेक्ट है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है ना। ये जो बच्चे डिप्लोमा में हैं, जो बीटेक में हैं, और कई कुछ टॉपिक में वो बच्चे जो 12th क्लास में हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में शुरुआत करेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वांटिटी है वो है चार्ज। ठीक है ना, क्योंकि चार्ज अपने आप में कोई पार्टिकल या कोई मटेरियल नहीं होता है। चार्ज एक्चुअल में प्रॉपर्टी, जैसे मास, द्रव्यमान किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक वैसे ही चार्ज भी किसी पार्टिकल या कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। क्योंकि चार्ज कैरियर जो कि इधर उधर ट्रेवल कर सकता है, उसमें सबसे ज्यादा रोल इलेक्ट्रॉन का होता है, इसलिए हमारे लिए इलेक्ट्रॉन्स बहुत जरूरी है। तो वो सब पढ़ने के लिए पहले हम देखते हैं, हम देखो बेटा एकदम शुरू से चलेंगे, एकदम शुरू से। हाँ, पहली क्लास थोड़ी थोड़ी मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लिए बोरिंग होती है, लेकिन हमें शुरुआत एकदम शुरू से करेंगे और लास्ट तक जाना है, तो इसलिए थोड़ा आप धैर्य रखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं, पहले देखते हैं मैटर क्या होता है भाई। मैटर, इसे हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ मैटर। अभी मैं सॉलिड लिक्विड गैस की बात नहीं कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ मैटर में जैसे प्योर सब्सटेंस, और दूसरा है मिक्सचर। ठीक है ना, इनको देखते हैं। फिर प्योर सब्सटेंस भी दो कैटेगरी में आ जाते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो मतलब अगर हिंदी में बात करें तो शुद्ध पदार्थ। देखो बच्चों, हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। मिक्सचर की बात करें तो इसे हम बोलते हैं मिश्रण। कंपाउंड आपका कहलाता है यौगिक, और एलिमेंट आपका कहलाता है तत्व। थोड़ा सा ये चलिए देखते हैं, अभी थोड़ा सा इसमें ठीक है, इसको थोड़ा ऑपरेट होने में दिक्कत आ रही है नीचे। चलो नेक्स्ट कर, हाँ चलो बेटा हम पढ़ाने की बात करते हैं। थोड़ा इसमें कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है ना, कैसे ऑपरेट हो रहा है ये। चलो बेटा पहले बात करते हैं मैटर की। मैटर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो पदार्थ या मैटर किसे कहते हैं, तो ऐसी हर एक चीज जिसके पास मास हो यानी कि द्रव्यमान हो, और वो कुछ फिजिकल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, इन चीजों को हम मैटर बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें हमें ये पेज पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। हाँ ठीक 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 ठीक, अब ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। हाँ इसी चीज को ढूंढ रहा था, अब मिल गया। पहले मैं मैटर को देखता हूं, मैटर क्या होता है भाई। पहली हेडिंग मैटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, एवरीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई फिजिकल स्पेस इज कॉल्ड मैटर।
ठीक है बेटा, यानी कि पदार्थ किसे कहेंगे आप, ऐसी हर वो चीज जो कि जिसके पास मास है। अच्छा, अब बात करते हैं मास क्या होता है भाई, द्रव्यमान क्या है। तो कोई भी चीज का अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, अगर उस ऑब्जेक्ट को हम ग्रेविटेशनल फील्ड में फ्रीली छोड़ दिया जाए, तो अगर वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के अलोंग मूव करने लगे, तो समझ जाएगा उस एलिमेंट के पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, मास बोलते हैं। देखो बेटा, कई किसी भी चीज के पास कई टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं ही इंसान एक हूं, ठीक है ना, तो इंसान के पास कई तरह की प्रॉपर्टी है, मैं बोल सकता हूं, मैं देख सकता हूं, मैं चल सकता हूं। वैसे ही ऑब्जेक्ट या बॉडी या मटेरियल के पास भी बहुत टाइप्स के प्रॉपर्टी होते हैं। उनमें से एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि उस ऑब्जेक्ट को या उस मैटर को ग्रेविटेशनल फील्ड के अलोंग मूव कराती है। उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मास, ठीक है। तो हर वो चीज जिसके पास मास है, यानी कि अगर हम उसको फ्रीली छोड़ दें, अगर मान लो जमीन से ऊपर ले जाए और छोड़ दें, सिंपल लैंग्वेज में, जैसे ये मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है ना, तो ये पेन है ऐसा समझिए, तो अगर इस पेन को मैं छोड़ दूं तो ये नीचे गिर जाएगा। ये किस प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा, मास की वजह से। दूसरी चीज, ये कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे, ठीक है ना, कुछ जगह घेरे, तो हर एक चीज वो कहलाती है मास, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात, सॉरी, वो कहलाती है मैटर। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे इस क्लासरूम में पेन हो गया, ये बोर्ड हो गया, है ना, फैन हो गया, डेस्क हो गया, टेबल हो गया, जितनी चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये सब क्या है, मैटर हैं। लेकिन अब बात आती है, जरा एक चीज सोच के बताइएगा आप सभी लोग, कुछ एग्जाम्पल में दे रहा हूं, जैसे लाइट, साउंड, हीट। अब बताओ क्या ये मैटर है, लाइट, साउंड, हीट, क्या ये मैटर है। तो जरा कल्पना करिए, आप कहेंगे सर आपने तो अभी बोला था कि जितनी चीजें हम देख सकते हैं, है ना, वो सारी क्या है, मैटर है। तो सर इस तरह तो हम लाइट को भी देख सकते हैं, तो क्या लाइट भी हमारी मैटर है। तो आप जरा एक चीज सोचो, क्या लाइट के पास मास होता है, नहीं ना। लाइट किससे बने, फोटोन से, फोटोन मासलेस होता है, कोई मास नहीं। और क्या लाइट स्पेस ऑक्यूपाई करती है, क्या ऐसा कभी सुना है, अरे यार कुछ क्या कहते हैं, इस रूम में बल्ब जलाना है, बल्ब से लाइट निकलेगी, तो ऐसा करो जगह कुछ सामान इस रूम से खाली करो, क्योंकि यहाँ लाइट स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। ऐसा नहीं होता ना, यानी कि लाइट ना ही मास है ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता। ठीक ठीक वैसे ही साउंड, साउंड क्या है, हीट क्या है, ये सब एनर्जी है। लाइट, साउंड, हीट, ये एनर्जी है जिन्हें हमारी डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन क्या करते हैं, सेंस करते हैं। जैसे लाइट को हमारी आंखें सेंस करती हैं, साउंड को हमारे कान, ईयर सेंस करते हैं, और हीट को हमारी त्वचा, स्किन सेंस करती है। तो ये एनर्जी है, ना कि मैटर है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो हमने देख लिया मैटर क्या हुआ है भाई। अब मैटर दो टाइप के दिख रहे हैं, एक है प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिक्सचर की, ठीक है ना। मैं इसकी बात करता हूं, मिक्सचर, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं क्या कहते हैं आगे बढ़ूं, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर आप देखो, अगर आप वाकई सीरियसली होकर पढ़ना चाह रहे हो ना, तो एक पेन कॉपी पे नोट्स बनाते चलो, सेम यही पॉइंट, और इसी तरह पढ़ाते हम ऑफलाइन में ही हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई चीज आपको छोड़ के मैं कर रहा हूं, आराम से पढ़ेंगे। देखो मेरे पास पूरे साल है, यही 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरे साल पर, आराम से, इत्मीनान से। तो आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। जितना आराम से पढ़ेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं मिक्सचर की बात करता हूं भाई, मिश्रण, मिक्सचर। देखिए एक एग्जांपल से मैं समझिए, जैसे आपने दूध लिया, मिल्क लिया और उसमें चीनी मिला दिया, ठीक है ना। आपने पानी लिया, गिलास में एक वाटर लिया और उसमें सैंड, बालू मिला दिया। तो जरा सोचो कि अगर दूध में पानी मिला दें तो जो तैयार हुआ, या पानी में क्या कहते हैं सैंड मिला दें, तो फाइनल जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो है क्या। क्या दूध में पानी मिलने से क्या या दूध में चीनी मिलने से क्या चीनी और दूध का केमिकल रिएक्शन चालू हो गया क्या, नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में
आपस में फिजिकल कॉम्बिनेशन बनाते हैं या फिजिकल कॉम्बाइंड होते हैं, आपस में फिजिकल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उसे मिक्सचर कहते हैं। तो उसे मिक्सचर कहते हैं, ठीक है ना। मिक्सचर में कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, कोई भी रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। अभी मैं समझा रहा हूं इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। फिर इसके एग्जाम्पल जैसे समझो, एग्जाम्पल जैसे वाटर प्लस सॉल्ट। अगला एग्जाम्पल जैसे सैंड प्लस इसमें कुछ आयरन फिलिंग डाल लीजिए या आयरन। तो देखो वाटर में जब आप नमक बोलते हो, ठीक है ना, तो वाटर के मॉलिक्यूल H2O और वाटर नमक का मॉलिक्यूल NaCl, इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, इनमें कोई बॉन्ड बनना या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऐसा कुछ नहीं होता है, ये शांति से फिजिकली कंबाइंड हो जाते हैं। तो जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड फिजिकली आपस में कंबाइंड हो या फिजिकली कॉम्बिनेशन बनाए, उसे ही हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे वाटर सॉल्ट या सैंड आयरन। आप बालू लीजिए, बालू में लोहे के छोटे छोटे कण मिला दीजिए, तो ऐसा तो नहीं है कि लोहा क्या कहते हैं और रेत के साथ कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा, नहीं, ये मिलना हम कहलाता है ये फिजिकल कॉम्बिनेशन। तो जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड फिजिकल कॉम्बिनेशन करते हैं तो उससे क्या चीज तैयार होता है, उससे हमारा तैयार होता है मिक्सचर। फिर मैंने क्या लिखा है, मिक्सचर में कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि मिक्सचर के बनने में, यहां लिख सकते हैं आप, मिक्सचर के बनने में कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। अब बात आती है कि सर क्या हम मिक्सचर से अलग अलग जो हमारे जिनको मिला के हम मिक्सचर बनाए, क्या उनको हम बाद में पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल, आप वाटर सॉल्ट के मिक्सचर से सॉल्ट अलग कर सकते हैं, वाटर अलग कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मान लो आपने रेत लिया, रेत में लोहे के टुकड़े डाल दिए, तो ये तो मिक्सचर बन गया। तो क्या बाद में आप इनको अलग अलग कर सकते हैं? तो बिल्कुल, हम इनको बहुत फिजिकल मेथड है, कई तरीके हैं फिजिकल मेथड, उसे हम बोलते हैं फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सैंड से आयरन के पीस निकाल सकते हैं। ठीक वैसे ही फिजिकल मेथड से हम वाटर से सॉल्ट को अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब तक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है तब तक आपको केमिकल रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है सेपरेट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई आपका मिक्सचर। अब इसमें दो चीजें आ रही हैं। सर एक चीज बताइए, ये आपने लिखवाया है एलिमेंट और यहां आपने लिखवाया कंपाउंड, ठीक है ना। यहां दो वर्ड आ रहे हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। और अगर आप देखो इस टेबल को, तो यहां पर इस टेबल में मैंने बनाया था कि मैटर दो टाइप के हैं, एक हो गया मिक्सचर, एक हो गया प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में दो आए थे, एलिमेंट और कंपाउंड। तो यहां से हम समझते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, एक एक करके, ठीक है ना। चलो, तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये हम क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है एलिमेंट। एलिमेंट्स या तत्व, एलिमेंट्स या तत्व किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो एलिमेंट्स किसे कहते हैं, एक चीज समझिएगा, एलिमेंट्स जो हैं वो मॉलिक्यूल से भी मिलकर बन सकते हैं और मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट्स में मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट हों। जैसे हीलियम, हीलियम का जो एलिमेंट्स है उसमें कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते, उनमें सिर्फ होते हैं एटम। किसके? हीलियम के। ठीक, अच्छा, और एक चीज जैसे मैं अभी समझाता हूं, एटम्स, एटम दो टाइप्स के हो सकते हैं, मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं और, चलो पहले देखते हैं एलिमेंट। देखो मैं हीलियम की बात कर रहा हूं, हीलियम। अगर मैं हीलियम को देखूं, जैसे मान लो इतने जगह में मैंने, ये हमारा हीलियम है, तो ये हमारे हीलियम्स के एटम्स हैं। सभी एक ही टाइप्स के एटम है भाई। ये क्या है? ये एटम ऑफ हीलियम है। और ये सारे एटम जब कंबाइंड हुए
कोई बॉन्ड नहीं बन रहे भाई, ध्यान रखिएगा। तो ये बनाया आपका हीलियम का, इससे बना आपका हीलियम का एलिमेंट, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, अगला देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका एलिमेंट है। अब एलिमेंट्स आपके एटम से भी बन सकते हैं और एलिमेंट्स आपके मॉलिक्यूल से भी बन सकते हैं। ये मैं मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये जो एलिमेंट है ये है आपका, ये मॉलिक्यूल से बना है। अब बात आते हैं कि सर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो ध्यान सुनिएगा बेटा। होता क्या है कि एटम एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन या कह लो बॉन्ड बना के एक दूसरे कंबाइंड होते हैं। तो जब आप दो या दो से ज्यादा एटम्स एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन या बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तो एलिमेंट्स में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स हैं सब एक ही टाइप के एटम होंगे, ठीक है ना। फिर से सुनिएगा, एलिमेंट्स किसे कहेंगे, एलिमेंट्स अगर आप एलिमेंट्स को देखोगे तो उसमें आपको एक ही टाइप के एटम्स नजर आएंगे। अब वो एटम्स मॉलिक्यूल्स बना भी सकते हैं और मॉलिक्यूल्स नहीं भी बना सकते हैं। जैसे हीलियम एटम, हीलियम के एलिमेंट्स में देखे तो हमें एक ही टाइप के कई एटम नजर आ रहे हैं, सब हीलियम के एटम हैं, लेकिन ये कोई मॉलिक्यूल्स यहां नहीं बन रहा। ठीक वैसे ही जैसे मान लो आपने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन एलिमेंट लिया H2 या O2, चलो हाइड्रोजन लेके चलते एग्जांपल। जैसे आपने एलिमेंट लिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में आप क्या देख रहे हो, H2। H2 का मतलब क्या है, ये H2 है क्या, ये मॉलिक्यूल्स है। क्यों मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि यहां देखो दो हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे से बॉन्ड के जरिए कंबाइंड हुए हैं, ठीक है। तो देखो ये है येलो कलर का जो दिख रहा है, ये है भाई मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर ये पूरा हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये पूरा हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद है और हर मॉलिक्यूल्स में दो हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट हैं, दो हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट हैं। तो ये येलो कलर का जो है, अगर इसकी बात करें तो ये है भाई आपका मॉलिक्यूल, और ये जो व्हाइट कलर का इसके अंदर बैठा है ये है एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, बोलूं, तो मैं यही कहूंगा कि एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर एक ही टाइप्स के एटम अवेलेबल होते हैं। अब दूसरी बात सुनिएगा, एलिमेंट्स में मॉलिक्यूल्स हो भी सकते हैं, एलिमेंट्स में मॉलिक्यूल्स नहीं भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स बॉन्डिंग के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मॉलिक्यूल। जैसे हीलियम में अगर देखेंगे तो हीलियम में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं बनते, इसमें सिंपली आपको हीलियम्स के एटम्स नजर आएंगे, ठीक, मॉलिक्यूल, इसीलिए इसको मोनो एटॉमिक बोलते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम, अब ठीक वैसे ही क्या, अगला देखिए, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैं मान लूं ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है। ये सब एग्जांपल में देखो, ये सब एग्जांपल किसके हैं, ये सारे एग्जांपल एलिमेंट के ही हैं, लेकिन इनमें मॉलिक्यूल्स पहले बनेंगे, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं आप, ये पूरा आपका हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये मटेरियल है, इसके अंदर देखेंगे तो आपको मॉलिक्यूल्स पहले मिलेंगे, और मॉलिक्यूल्स के अंदर देखेंगे तो एक ही टाइप के, अगर हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन के एटम बॉन्ड बनाए बैठे हैं, क्लोरीन देख रहे हैं तो दो क्लोरीन के एटम बॉन्ड बना के बैठे होंगे। तो इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं एलिमेंट की डिफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं एलिमेंट को कैसे डिफाइन कर सकता हूं, मैं एलिमेंट को डिफाइन कर सकता हूं, एलिमेंट is a substance which have same type of atoms, ठीक, पहली चीज। दूसरा, एलिमेंट हैव may be molecules or not, यानी कि एलिमेंट
पहली चीज देखो बेटा क्या है, एलिमेंट किसे कहेंगे, एलिमेंट्स उस पदार्थ को बोलेंगे या उस सब्सटेंस को बोलेंगे जिनके अंदर एक ही टाइप के एटम्स मौजूद होंगे। दूसरी चीज, एलिमेंट के अंदर मॉलिक्यूल्स हो भी सकते हैं और मॉलिक्यूल्स नहीं भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स किसे वो कहते हैं वो मैंने बता दिया। चलिए अगला देखते हैं, एलिमेंट्स के बाद फिर हम बात करते हैं कंपाउंड की, जिसे हम यौगिक बोलते हैं। कंपाउंड किसे कहते हैं भाई, देखो ऐसा सब्सटेंस जिसके जो कि डिफरेंट टाइप्स के एटम से बना हो, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एटम प्रेजेंट हो, समझ जाइएगा वो क्या है, वो है आपका कंपाउंड। लेकिन यहां डिफरेंट टाइप्स के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से बॉन्ड के जरिए मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो कहने का मतलब पहले आपके डिफरेंट टाइप्स के एटम्स एक दूसरे से कंबाइंड होंगे, बॉन्ड या केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, उनके जरिए वो एक दूसरे से मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और फिर डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलके कंपाउंड बनाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं कंपाउंड का। अगर मैं एग्जांपल पहले बात कर लूं फिर डिफिनेशन लिखवाता हूं, या पहले डिफिनेशन लिख लीजिए। कंपाउंड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। कंपाउंड डिफरेंट टाइप्स के एटम से बनते हैं। अब अगर चलो एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल NaCl, ठीक है ना। NaCl जो है ये एग्जांपल है। यहां क्या देख रहे हैं, हमारा सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से मिलके क्या बनाया भाई, कंपाउंड बनाया है, ठीक है ना। तो अगर मैं इतना हिस्सा ले लूं, ये मैं बोल रहा हूं भाई सॉल्ट है, सॉल्ट NaCl, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इस यौगिक के अंदर क्या होगा, पहली चीज तो मॉलिक्यूल्स होंगे, अब मैं सोडियम के जो एटम है उसे अलग कलर से दिखा रहा हूं। जैसे ये सोडियम का एटम है ना, इसे मैं देखता हूं कौन सा कलर लिया जाए, इसे मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं। और ये जो क्लोरीन का एटम है इसे मैं रेड से दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम दोनों आपस में बॉन्ड के जरिए, ठीक है ना, यानी कि केमिकल रिएक्शन के जरिए एक दूसरे से कंबाइंड हुए। कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स। तो ये एक मॉलिक्यूल्स है जिसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर देखेंगे तो ग्रीन कलर में आपको क्या दिखेगा, सोडियम, और रेड कलर में यहां मैं दिखा दूं तो रेड कलर में क्या मौजूद रहेगा, क्लोरीन, ठीक है। ठीक ऐसे ही बहुत टाइप, बहुत क्या कहते हैं भाई, बहुत नंबर्स में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के ही कॉम्बिनेशन को तो आप क्या बोलोगे, कंपाउंड बोल रहे हैं यहां। देखो अब मैं इसमें अलग से लिख दूं, यहां ये जो है आप देख रहे हैं ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। यानी कि अगर सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट जो है वो आपका क्या कहते हैं, मिक्सर नहीं है, क्योंकि यहां पास सोडियम और क्लोरीन के दो डिफरेंट टाइप के एटम एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन करके एक दूसरे से कंबाइंड हो रहे हैं। तो यहां केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो कंपाउंड में क्या होता है भाई, केमिकल क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। हाँ, और ये ग्रीन वाला क्या है, ये इसे मैं बताया था अभी, एटम ऑफ सोडियम। और रेड वाला क्या था, रेड वाला है हमारा एटम ऑफ क्लोरीन। क्लियर बात ना। तो देखो क्या आपने देखा कि जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम एक दूसरे से केमिकल कंबाइंड होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और कई मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो यहां पास आपने देखा कि हमने, अगर मैं शुरुआत में जाऊं या इसकी डिफिनेशन और भी लिख, कंपाउंड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। अब देखो और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट
टाइप के एटम एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक, जैसे देखो एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं वाटर का, H2O, वाटर H2O, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं भाई कि ये वाटर है क्या। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इतने क्या कहते हैं वाटर ले लूं इतने एरिया में, ये है हमारा भाई वाटर। तो अगर हम वाटर को देखेंगे तो ये जो H2O है एक्चुअल में ये इस वाटर के एक मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहा। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम। तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का जब 1 एटम आपस में क्या करके केमिकल रिएक्शन करके कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है ना, एक निश्चित अनुपात में, तो ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आपके मॉलिक्यूल्स। देखो ये मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो कोई पूछे कि भाई ये बताओ वाटर में एटम होते हैं या मॉलिक्यूल्स, तो आपका ये कहना होगा कि हर चीज में एटम तो होते ही होते हैं, लेकिन वाटर एक कंपाउंड है। तो वाटर में डिफरेंट टाइप्स के एटम्स आपस में केमिकल कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और कई मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो जैसे ये है आपका H2O वाटर, ये आपका वाटर H2O। इसके अंदर ये जो येलो वाला देख रहे हैं ये क्या है, मॉलिक्यूल्स किसका, H2O का। क्योंकि H2O का मॉलिक्यूल्स है तो अंदर क्या होंगे भाई, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यानी कि इसका मतलब क्या समझे, ध्यान से सुनिएगा, एलिमेंट्स भी मॉलिक्यूल्स से बन भी सकते हैं, एलिमेंट मॉलिक्यूल से नहीं भी बन सकते हैं। जैसे हीलियम में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, लेकिन कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है, ठीक है ना। कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि बिना मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड बनेगा। ठीक, ये बात समझ में आई। फिर हमने देखा कि भाई केमिकल कॉम्बिनेशन से आपके कंपाउंड तैयार हो रहे हैं। तो अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करना चाहते हो तो आप इसके लिए केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं तो आपको इनमें केमिकल रिएक्शन करा के अलग करना पड़ेगा हाइड्रोजन और वाटर को। देखो और भी बहुत थोड़ी सी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स और कंपाउंड की, तो ये जनरली हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है इसमें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, इतना आपके लिए सफिशियंट है। हाँ, तो लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अब यहां से थोड़ा सा बेटा मैं आता हूं इलेक्ट्रिकल पे, ठीक है ना। देखो मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है चार्ज, और चार्ज क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इसलिए एक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। तो चलो उसी को समझते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब परमाणु संरचना, परमाणु हिंदी में क्या लिखेंगे, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। देखो बेटा, एक आप सभी लोगों ने देखा मैटर, चाहे एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो, मिक्सचर भी तो एलिमेंट कंपाउंड से बने हैं। तो कुल मिला के जितने भी इस पूरे दुनिया में, यूनिवर्स में जितने भी मैटर्स हैं सब बने किससे हैं, एटम से, ठीक है ना। तो क्या सर हम एटम्स को माइक्रोस्कोप से, क्या इसको हम नंगी आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हैं क्या एटम्स को? तो इसका जवाब है नहीं, हम एटम्स को अभी भी देख नहीं सकते। लेकिन फिर भी बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं, वैज्ञानिक ऐसे हुए जिन्होंने कह लीजिए कि थॉट एक्सपेरिमेंट से और प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट से परमाणु कैसा हो सकता है या परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है उसका कुछ विवरण किया, कुछ कल्पना किया, इमेज किया कि ऐसा एटम्स हो सकता है। तो फिलहाल जो लेटेस्ट है
उसमें जो एटम का स्ट्रक्चर है उसको कैसे डिफाइन किया गया है, ये आप लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं सारे स्टूडेंट। तो देखिए, परमाणु संरचना में अब बात आती है, देखो एक कभी कभी टेक्निकल में भी क्वेश्चन आया है और कई बार नॉन टेक के एग्जाम में, मतलब नॉन टेक्निकल में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले जो क्या कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। तो सबसे पहले किसने किया था, जरा सोच बताइए। डाल्टन ने सन 1808 में सबसे पहले क्या किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत या कह सकते हैं इसी को प्रपोज किया। उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, जैसे टॉमसन आए, जे टॉमसन आए, फिर उसको और थोड़ा सा अच्छे से किसने बताया, रदरफोर्ड ने, फिर और उसमें नील बोर आए। तो कुल मिला के हमने ये देखा या साइंटिस्टों ने ये बताया कि जो एटम्स होगा उनमें देखिए क्या होता है, सेंटर में, एटम के सेंटर में एक बहुत डेंस एरिया होता है या पार्ट होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है ना। और इस न्यूक्लियस जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभिक, हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभिक। और ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंट के जरिए कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर पाथ होते हैं जिन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं। इन ऑर्बिट में कौन पाए जाते हैं, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन ऑर्बिट में उपस्थित होते हैं और सर्कुलर मोशन करते रहते हैं, ठीक है ना। ये जनरली एक किसी हमने जनरल कोई एटम है उसका मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया। तो पहले बात देखते हैं, सबसे पहले न्यूक्लियस, नाभिक की बात करते हैं। देखो तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, नाभिक से पहले मैं थोड़ा सा एटम के बारे में बात कर लूं, थोड़ा सा रह गया एटम। चलो तो पहले हम एटम को ही डिफाइन करते हैं। एटम क्या होता है भाई, एटम परमाणु क्या होता है। तो मैं हम लोग लिखते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं एटम। क्या ये बात सही है? तो फिर आपका जवाब आएगा सर हमने तो पढ़ रखा है इतने स्कूल में कि एटम के अंदर, न्यूक्लियस में, नाभिक के अंदर, मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर के अंदर सर हमने पढ़ा है कि प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सराउंडिंग ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो सर एक चीज बताइए, अगर जैसा कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है तो एटम के अंदर तो 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। तो ये आपका ये जवाब होगा कि सर ये बताइए, एटम को ही अगर स्मॉलेस्ट पार्ट बोलेंगे, क्या कहते हैं, मटेरियल में, तो एटम के अंदर चूंकि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है तो वो तो एटम से भी छोटे होने चाहिए। तो फिर हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा मैटर का। तो ये देखिए पूरी डिफिनेशन होती है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर which have defined structure। ये पूरी डिफिनेशन है। कहने वाले बेटा एटम से भी छोटे आपके कौन होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एटम से भी छोटे होते हैं। और अब तो क्वार्ट्स भी कई पाए गए हैं जो जिनसे इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो यानी कि ये सब एटम से छोटे हैं बट इनका स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है। अभी तक किसी को भी नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन का क्या स्ट्रक्चर होगा, या प्रोटॉन का क्या स्ट्रक्चर होगा, या न्यूट्रॉन का क्या स्ट्रक्चर होगा, या डिफरेंट टाइप्स के जितने क्वार्ट्स हैं इनका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर, सबसे छोटा पार्टिकल जिसका स्ट्रक्चर डिफाइंड है वो आपका क्या है, एटम है। क्लियर बात। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मटेरियल विच हैव डिफाइंड स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर या संरचना हमें
डिफाइंड है, ठीक है ना। अब यहां से बात करते हैं आगे न्यूक्लियस की। नाभिक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है, इट इज वेरी डेंस पार्ट ऑफ एटम। डेंस का मतलब घना। घना क्यों बोल रहे हैं भाई? घना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा देखा कि आप लोग को याद है ना रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो ऐसा देखा गया कि एटम के बहुत से हिस्से, बहुत से इलाके खाली होते हैं। खाली का मतलब वहां कुछ भी नहीं है। और ये जो आपका न्यूक्लियस है ये काफी भारी होता है। मतलब एटम का मैक्सिमम जो भार है, जो मास है, वो कहां पास कॉन्सेंट्रेटेड होता है? वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसलिए न्यूक्लियस आपका सबसे वेरी डेंस पार्ट ऑफ एटम। एटम का बहुत डेंस, घना हिस्सा होता है, ठीक है। फिर देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। इट हैव टू सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक, कौन कौन से होते हैं बच्चों? पहला, इनके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, और दूसरा इनमें न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर और चीजें समझिए न्यूक्लियस के बारे में। अगर हम साइज की बात करें, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई देखो बेटा, ऐसा समझो, एटम का साइज और न्यूक्लियस के साइज में कंपेरिजन अगर आपको करना, तो एक एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए फुटबॉल का ग्राउंड है, ठीक है ना। फुटबॉल का एक ग्राउंड अगर वो एटम है, पूरा फुटबॉल का एक ग्राउंड का साइज एटम के साइज के बराबर है, तो उस ग्राउंड में जो फुटबॉल है ना, जितने साइज का फुटबॉल है उतने ही साइज का आपका न्यूक्लियस है। यानी कि अगर ग्राउंड का साइज एटम के बराबर मान लें, तो जितना साइज उस ग्राउंड में रखे फुटबॉल का है, उतने ही साइज एटम के अंदर विद्यमान नाभिक का है। तो इसलिए जो साइज ऑफ, अगर याद रखिएगा, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अराउंड इज न्यूक्लियस, अरे यार, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अराउंड इज ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, ठीक। और एक चीज देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज डिफाइन द एटॉमिक मास ऑफ एटम, या एलिमेंट भी कह सकते हैं। एलिमेंट का एटॉमिक मास या एटम का एटॉमिक मास, ठीक है ना। वो कौन डिफाइन, यानी कि डिफाइन मतलब इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, उसके बारे में बताना। अगर एटॉमिक एलिमेंट के एटॉमिक मास के बारे में कौन जानकारी देता है, तो वो न्यूक्लियस ही देता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस तरह से अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे, तो आपको उस एलिमेंट का क्या पता चल जाएगा? एटॉमिक वेट। थोड़ा सा हो गया। तो अगर हम बात करें एटॉमिक मास, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के अगर हम ऐड कर दे तो हमें क्या पता चल जाएगा? एटॉमिक मास। चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, वो एटॉमिक मास को डिफाइन करता है। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये 4 पॉइंट है भाई, न्यूक्लियस के बारे में, नाभिक के बारे में 4 पॉइंट है। ठीक है ना, इनसे हट के क्वेश्चन अब आपके नहीं आ सकते हैं। पहला, सबसे घना इलाका होता है भाई, सबसे भारी यही होता है, पूरा द्रव्यमान कह लो एटम का यही केंद्रित होता है। इट हैव 2 सब एटॉमिक पार्टिकल, कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15।
ठीक है। इट इज डिफाइंड द एटॉमिक मास ऑफ एटम या एलिमेंट। और एक और चीज आप सर एक चीज बताइए, अगर ये न्यूक्लियर का साइज 10⁻⁻15 मीटर है तो एटम का साइज की भी जानकारी दे दीजिए। तो देखो बच्चों, जो एटम है ना, एटम, इसकी साइज जो होती है, साइज ऑफ एटम इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर, ये है, ठीक है ना। तो अब जरा इन दोनों में देख लो भाई कि 10⁻⁻10 मीटर ज्यादा है या 10⁻⁻15 मीटर ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है 10⁻⁻15 मीटर माइनस है ना, तो बहुत छोटा हुआ, ठीक है ना, और 10⁻⁻10 मीटर ज्यादा हुआ। चलिए यहां तक की बात तो हो गई। तो हमने एटम की बात कर लिया। एटम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कह सकते हैं या पार्ट कह सकते हैं जिसका स्ट्रक्चर हमें डिफाइंड होता है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं एक एक सब एटॉमिक पार्टिकल की, करके सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं। पहला देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को तो पहले इसके बारे में देखते हैं भाई, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का इट इज डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक, सेकेंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो मास होता है याद रखिएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। फिर बात करते हैं चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 0 कूलाम, ठीक है। और मीन्स हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को डिटेल में चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले अभी जब मैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो अभी आप मान लो ठीक है भाई, जितना चार्ज हमें अभी तक पता है चार्ज के बारे में उतना ही लेके चलो। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बताऊंगा कि चार्ज होता क्या है, क्या चार्ज कोई पार्टिकल होता है या पार्टिकल का कोई क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज होती है, ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी देखो न्यूट्रॉन के बारे में मैंने क्या बताया, इसका मास याद रखिएगा, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0 कूलाम, और न्यूट्रॉन इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसके बोलने का रीजन ये है, देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर बात है जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी तो इन सबको, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पार्टिकल को प्लेस करें, जैसे मान लो हमने न्यूट्रॉन को रखा, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पार्टिकल या किसी भी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं आप और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, समझ जाइए वो इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल। अच्छा एक चीज तो अभी मैं पूरा डिटेल में आगे भी बताऊंगा, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है या नहीं होता, वो हम भी देखेंगे। अभी बात समझिए क्यों हम इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल रहे हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी ऐसी चीज को, चाहे वो पार्टिकल हो, ध्यान सुनिएगा, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई बॉडी हो या कोई पदार्थ हो, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और उस पर किसी भी प्रकार का फोर्स ना लगे, समझ जाइए वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो न्यूट्रॉन के साथ यही होता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने पर उस पर किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगता है, इसलिए न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और नो चार्ज, 0 चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ये कहानी हो गई न्यूट्रल। न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं भाई? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, न्यूट्रॉन हमारे एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक। ऐसे ही अगला देखते हैं, अगला जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, सेकेंड प्रोटॉन, ठीक। इसको भी देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी, ऊपर प्लस कर दीजिएगा, ठीक है ना। अभी देखते हैं ऐसा क्यों करते हैं। फिर मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है आपका लगभग उतना ही 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है, ठीक है। फिर बात करें नेचर ऑफ चार्ज, ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन में भाई नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा? तो प्रोटॉन पे जो नेचर ऑफ चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव,
सेकेंड अगली चीज, फिर अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कितना है चार्ज की मात्रा होती है, वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव। अच्छा, अब देखो बात आती है, मैंने फिर से कहा कि मैं आपको चार्ज क्या होता है इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ाऊंगा। बहरहाल आप इतना समझिए, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन को यहां प्लेस करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं प्रोटॉन को यहां प्लेस करूं, ठीक है, अभी तो मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, आगे हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो या कोई बॉडी हो, ठीक है ना। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी प्रोटॉन को प्लेस करेंगे तो इस प्रोटॉन पे किधर फोर्स लगेगा, इस प्रोटॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। इस प्रोटॉन पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होती है। तो जब भी किसी पार्टिकल, पहली चीज, अगर किसी पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लग रहा है, इसका मतलब उस पार्टिकल के पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने पर उस पर फोर्स लगता है, उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं चार्ज। ठीक, चूंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा, इसलिए साइंटिस्टों ने कहा भाई इस पे इसका जो चार्ज है उसको हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चार्ज के पॉजिटिव बोलने का ये रीजन है, आगे और डिटेल में देखेंगे जब हम पढ़ाएंगे। ये कहानी है भाई किसकी, प्रोटॉन की। और थर्ड है आपका लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, वो है बच्चों इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट आपका है इलेक्ट्रॉन। अब क्यों इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है, पहला, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएं तो उस पर फोर्स लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हैविंग प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं, चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम क्या बोले, चार्ज बोले। दूसरा, क्यों ये प्रोटॉन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, प्रोटॉन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रोटॉन कभी भी अपने न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल पाता। हम इतनी एनर्जी ही नहीं दे सकते कि प्रोटॉन जो है वो अपने न्यूक्लियस से बाहर निकले, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एटम से बाहर मूव कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो चलो इसको डिटेल में देखते हैं एक एक करके। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ई वन, ठीक। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है भाई। फिर बात करते हैं नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे जो नेचर होता है चार्ज का वो निगेटिव होता है। फिर अमाउंट ऑफ चार्ज की बात कर लें, इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज होता है, तो वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो नेचर निगेटिव होता है, चार्ज उतना ही है जितना प्रोटॉन के पास था, लेकिन नेचर निगेटिव कैसे हुआ ये कैसे पता चलता है, तो देखिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लें, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन आपको दिखा रही है जा रहा, अगर यहां कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन होती अपोजिट। तो अगर किसी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएं और उस पर फोर्स लग रहा हो तो समझ जाना उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके पास चार्ज की प्रॉपर्टी, यानी कि उसके पास चार्ज है, पहली चीज। दूसरी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन फोर्स लग रहा है समझ जाना पॉजिटिव चार्ज, उसको साइंटिस्टों वैज्ञानिकों ने क्या बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज कह लेंगे। और वैसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे तो उसे हम बोलेंगे कि उस पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ये कहानी हो गई आपके इलेक्ट्रॉन की। अब एक और चीज मैं बता दूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हालांकि ये सारी टॉपिक से ही एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए एक चीज देखिए, जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी 19 कह रहा हूं। प्रोटॉन का जो मास था हमने देखा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो हम देख रहे हैं कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जरा एक काम करिए, अगर आप रेशियो लीजिए मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का,
मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो ये जो रेशियो आ रहा वो आ रहा 1837। 1837। इसका मतलब अगर ऐसा देखो, ऐसा लिख सकते हैं, यहां से देखो क्या समझ में आ रहा, यहां से हमें ये समझ में आ रहा कि जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा है। कितने टाइम्स है? तो 1837 टाइम्स ज्यादा है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिएगा। और कई बुक में ये जो 1837 है इसको उन्होंने कुछ ऐसा भी लिखा है 1840। तो आपके अगर कहीं 1840 भी दिखे तो वही परेशान होने वाली बात नहीं है। तो देखो बच्चों, ये एक पहला लेक्चर था और ये पहला लेक्चर बड़ा वैसा मतलब बहुत आपको इंटरेस्ट तो नहीं आता है, क्योंकि आप चाहते हो कि सर जैसे ही सर्किट वर्किट के क्वेश्चन कराइए, थोड़ा मशीन वशीन पढ़ते बहुत मजा आती है। ये सब क्या, ये सब तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन पहला लेक्चर है। अब कल देखो हम लोग क्या करना, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना है, हम अब इसके बाद आ जाएंगे किस पे, चार्ज पे। और भी कुछ बातें करनी है, जैसे एटम्स न्यूट्रल होते हैं या नहीं न्यूट्रल होते हैं, ये सब बात करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।